वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम जो है गुज़िश्ता क्लासेस के अंदर तकरीबन लास्ट टाइम हम 3 लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर चुके हैं। उन तीनों लेक्चर्स के अंदर हमने ग्रामर के जो है आपको इंट्रोडक्शन दिए थे, ठीक है ना, जिसमें हमने आपको सेंटेंसेस, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स और बहुत सारी चीज़ें हमने क्या की थी आपके सामने डिस्कस की थी, आपको डिफाइन की थी, थोड़ा शॉर्टली समझाया था इंट्रोडक्शन के तौर पर। तो आज से हमारा जो लेक्चर है वो प्रॉपर तौर पर हम सेंटेंसेस की तरफ जा रहे हैं, प्रॉपर तौर पर हम प्रॉपर लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं विद डेफिनेशन, विद फॉर्मूलाज, विद सम एग्जाम्पल्स और छोटी मोटी जो बातें हैं वो हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, देखिए आज से हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो कौन सा है, वो है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। अब आप ये गौर कर रहे होंगे कि सर दोनों चीजें आप एक साथ पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट भी और पास्ट भी। अच्छा तो देखिए प्रेजेंट और पास्ट का इतना मैटर नहीं है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल भी है और पास्ट सिंपल भी है, तो दोनों की कैटेगरीज ऑलमोस्ट सेम है। वो किस तरह से सेम है अभी हम आपको समझा देते हैं। देखिए पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं और पढ़ाया भी नॉर्मली ऐसे ही जाता है। किस तरीके से पढ़ाया जाता है, नॉर्मली पढ़ाया जा रहा होता है कि जो सिंपल टेंसेस हैं और जो इंडेफिनिट टेंसेस हैं, नॉर्मली ऐसा पढ़ाया जाता है कि ये दोनों सेम है। मतलब ऐसा टीचर्स बताते हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे बताते हैं कि सिंपल टेंसेस और इनडेफिनिट टेंसेस एक ही बात है, यानी प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेम कहा जाता है। आप कह सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, जो इब्तिदाई पढ़ रहे होते हैं, उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कब जब दो तरह के टेंसेस आ जाते हैं तो उसमें तालिब इल्म कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने ये कैटेगरी डिसाइड की है कि हम आपको फिलहाल क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस रखते हैं, डिफरेंशिएट रखते हैं और हम आपको क्लियर कर देते हैं कि देखिए सिंपल अलग चीज है और इनडेफिनिट अलग चीज है। किस तरह से अलग है, जैसे आज हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो सिंपल टेंसेस हैं, और आप देख सकते हैं इसमें हम फिलहाल ये डिस्कस कर लेते हैं कि नो एक्शन और वर्ब इज अलाउड हियर। ठीक है, वैसे तो हमने एक डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के हवाले से, लेकिन हम फिलहाल सिंपल की ये वाली डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि सिंपल और इनडेफिनिट को फिलहाल सेम ना समझा जाए, अलग समझा जाए, डिफरेंट समझा जाए। और उसकी वजह क्या है, देखिए जो सिंपल टेंसेस हैं हम उनको पढ़ा रहे हैं किस तरीके से कि नो एक्शन और वर्ब इज अलाउड हियर, यानी जो सिंपल टेंसेस होंगे उसमें हम किसी भी एक्शन वर्ब को लिखने की इजाजत नहीं दे रहे। और उसकी वजह क्या है, ताकि हम फर्क कर सकें। अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मिसाल के तौर पर मैं यहीं पर एक सेंटेंस लिख देता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, और इसी के साथ एक और मैं सेंटेंस लिख देता हूं कि आई एम अ टीचर। सही, अब दोनों सेंटेंसेस में आप डिफरेंस देख सकते हैं। डिफरेंस क्या है बेसिकली कि आई एम अ टीचर, आई प्ले क्रिकेट, यहां पे आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मौजूद है, जबकि जहां पर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म मौजूद नहीं है। तो हम बेसिकली इसलिए आपको क्लियर करना चाहते हैं ताकि जो बिगिनर्स हैं, जो इब्तिदाई सीखने वाले हैं, उनको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल टेंसेस, यानी ऐसे टेंसेस जिसमें वर्ब नहीं होता, वर्ब नहीं होने से मुराद जिसमें एक्शन नहीं होता। और फिर बाद में हम जब आपको इनडेफिनिट पढ़ाएंगे तो हम वो सेंटेंस पढ़ाएंगे जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना याद रख लेते हैं कि सिंपल और इंडेफिनिट अलग अलग है। और आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ सिंपल पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। तो अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ जो आज हमारा लेक्चर है। और वो लेक्चर देखने से पहले हम जरा ये कुछ चीजें वापस सही कर देते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है क्वालिटी, सही है, और ये लिखा हुआ है क्वांटिटी। अब देखिए चाहे प्रेजेंट सिंपल हो चाहे पास्ट सिंपल, लेकिन पहली बात तो क्लियर कर लें कि जब प्रेजेंट की बात होगी तो अभी की बात हो रही है, और जब पास्ट की बात होगी तो वो जो गुजर चुका लम्हा उसकी बात होगी, वो पास्ट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर कि अगर कोई आपसे पूछे भाई प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल हम क्या कहां यूज करते हैं, तो देखिए उसके लिए हमने पहली डेफिनेशन जो लिखी है वो क्या लिखी है, इट टॉक्स अबाउट स्टेज, क्वालिटी एंड क्वांटिटी।
इट से मुराद सिंपल टेंस, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल है चाहे वो पास्ट सिंपल है। तो इट टॉक्स अबाउट स्टेट, यानी प्रेजेंट सिंपल के पास्ट सिंपल टेंस वो होता है जिसमें आप किसको डिस्कस करते हैं, स्टेट को डिस्कस करते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है, हालत। हालत से मुराद, अब आप मिसाल देंगे, यहां पर देख लें। अब हालत में हमने ये एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, ठीक है, लिखा हुआ है वो एक दर्जगाह है, सही ना। दर्जगाह को हम हटा देते हैं, हम यूं कर लेते हैं कि वो एक क्लास है, सही। हम कह देते हैं वो एक क्लास है। अब क्लास जो है बेसिकली हम उसे क्लास क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उसमें जाहिर सी बात है एक कमरा है, कमरे के अंदर है ना कुर्सियां रखी हुई हैं, चेयर्स रखी हुई हैं, सामने व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, टीचर मौजूद है, बच्चे बैठे हुए हैं। तो एक पूरा माहौल जो है वो हमें क्या शो कर रहा है, हमें उसकी हालत क्या नजर आ रही है कि वो एक स्टेट है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं, बताएं व्हाट इज इट, ये क्या है, तो आप फौरन कहेंगे कि सर ये तो एक मार्कर है। यानी आपने फौरन इसे मार्कर क्यों कहा, इसे बॉल पेन नहीं कहा आपने, इसे इंक पेन नहीं कहा आपने, इसे मार्कर क्यों कहा, क्योंकि सर ये इसकी स्टेट बता रही है, इसकी हालत दिखा रही है हमें, क्या है ये एक मार्कर है। तो अगर हम इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, अब हम उसके लिए इसी जुमले की मिसाल लेते हैं कि ये एक मार्कर है, तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे यहां पर कि दिस, चले मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं ज्यादा वाजे करके लिख देता हूं, यहां पे मैं कह देता हूं कि दिस इज ए मार्कर, ठीक है जी, दिस इज ए मार्कर, कि ये एक मार्कर। अच्छा, अब इसी को अगर हम डिस्कस कर लें पास्ट के हवाले से कि ये एक मार्कर था, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दिस वॉज ए मार्कर, कि ये एक मार्कर था। तो अब लॉजिक क्या है सिंपल बताने की, कि जब भी आप स्टेट की बात करेंगे, अगर प्रेजेंट स्टेट की बात करेंगे तो आप कहेंगे दिस इज ए मार्कर, और अगर आप पास्ट स्टेट की बात करेंगे तो आप कहेंगे दिस वॉज ए मार्कर, सही। तो स्टेट समझ में। अब मिसाल के मैं आपके सामने हूं, अगर कोई मेरे बारे में पूछे भाई हु इज ही, ये कौन है, तो हम बता सकते हैं कि भाई ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अगर आप इसको भी अगर आप अपने टेंस के लिहाज से देख सकते हैं तो देख सकते हैं कि ही इज ए टीचर, सही। तो अब सवाल ये है कि भाई मुझे टीचर क्यों कहा जा रहा है, क्या मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैं टीचर हूं, नहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, आपकी जो स्टेट होती है, आपकी जो अपीयरेंस होती है, आपकी जो हालत होती है, वो आपके गेस्चर को डिफाइन कर देती है। तो मेरा गेस्चर, मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या बता रही है कि ही इज अ टीचर या आई एम अ टीचर, सही ना। तो जब भी हमें स्टेट की बात करनी हो, चाहे इंसान की हालत बतानी हो, जगह हो, चीज हो, कोई भी दुनिया की शय हो, अगर आपने उसकी स्टेट बतानी है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको ये वाली एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ कि वो एक क्लास है। अब लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं वो को लेकर। अब वो तो हम लड़के के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लड़की के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे कुछ वर्ड लिखे हैं, दिस, दीज, दैट, दोस। अब हम जो बात कर रहे हैं वो एक क्लास है। पहली बात तो ये, हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं और वो की बात कर रहे हैं। अब जब भी हम वो का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दो वो के वर्ड है, एक दैट और एक दोस्त। दैट जो है वो वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, और दोस्त जो है वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है, और दोनों ही दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे वो एक क्लास है, सही ना, तो वो को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे दैट, सही, हम कहेंगे दैट इज ए क्लास। और अगर ये जुमला ऐसा होता है कि वो एक क्लास थी, तो हम क्या लिख सकते थे यहां पे, हम क्या लिख सकते थे यहां पर, हम कहते हैं कि दैट वाज ए क्लास, कि वो एक क्लास थी, ठीक है ना। और अगर वो बहुत सारी होती तो हम क्या लिखते हैं, दोज आर क्लासेस, सही है ना। या अगर हम पास की बात करते तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोज वर क्लासेस, कि वो क्या थी, वो क्लासेस थी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ में आई होगी। अब हम आपसे अगली बात डिस्कस कर लेते हैं, क्वालिटी। क्वालिटी बेसिकली क्या होती है, क्वालिटी का मतलब मैंने कल ही बताया था आपको, क्वालिटी बेसिकली कहते हैं एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव का मतलब क्या बताया था, अच्छाई और बुराई। कोई भी पॉजिटिविटी है, कोई भी नेगेटिविटी है, वो आपका क्या है, वो क्वालिटी है, वो आपका एडजेक्टिव है। जब भी आपको एडजेक्टिव्स बताने होते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आप सिंपल टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये देख सकते हैं आप,
वो एक सखी इंसान है। अब सखी इंसान का मतलब ऐसा इंसान जो सबके काम आता है, सब पर रहम करता है, सबके सबसे जो है ना वो भलाई से पेश आता है। तुम कहते हैं भाई वो एक सखी इंसान है, तो अब ये जुमला जो है इसमें देखिए कोई एक्शन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। तो जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं होता, कोई वर्ब नहीं होता, तो वो टेंस कौन सा होता है? वो सिंपल टेंस कहलाता है। और उसमें इज एम आर या वॉज वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट होता है तो इज एम आर, और पास्ट होता है तो वॉज वर्ब। तो आप देख सकते हैं वो एक सखी इंसान है, तो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे दैट। अच्छा, आप बंदा है तो आप ही भी लिख सकते हैं, सही है, तो आप ही भी लिख सकते हैं कि ही इज ए जेनरस पर्सन। ठीक है जी, जेनरस का मतलब होता है सखी। और अगर हम कहें कि भाई वो एक सखी इंसान था, यानी पास्ट की बात करें, तो हम क्या लिखेंगे? हम कह सकते हैं ही वॉज ए जेनरस पर्सन। तो पता ही चला कि चाहे प्रेजेंट क्वालिटी हो चाहे पास्ट क्वालिटी हो, जब भी क्वालिटी की बात होगी तो आपने सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे अहम चीज की तरफ, वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? तादाद। जब भी आप कभी भी लाइफ में किसी चीज की क्वांटिटी बताएंगे, तादाद बताएंगे, तो वो जुमला लाजिम है कि या तो प्रेजेंट सिंपल है बनेगा या पास्ट सिंपल है बनेगा। इसकी एक मिसाल हमने यहाँ दी हुई है कि उस घर में 4 कमरे हैं। अभी जो 4 कमरे हैं, 4 का मतलब है क्वांटिटी शो रही है। अब चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, चाहे 4000 हो, वो क्वांटिटी में शो होगा। और जब क्वांटिटी का टेंस होगा तो वो भी आप कहां बनाएंगे? प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? देखें, हम लिखेंगे उस घर में 4 कमरे। अच्छा, एक बड़ी अहम बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप क्वांटिटी के टेंसेस बनाएंगे तो वो टेंस हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? वो टेंस हमेशा देयर से स्टार्ट होगा, सही है। हालांकि हम ये जानते हैं कि हेयर का मतलब होता है यहां और देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन आप देखिए इस पूरे जुमले में वहां तो कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम देयर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई क्वांटिटी वाले टेंस इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसका स्टार्ट, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा किसको लिया जाता है? वो देयर को लिया जाता है, सही है। तो हम क्या लिखेंगे? अब ज्यादा है 4 कमरे, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे देयर आर फोर, there are 4 rooms in this house। सॉरी, उस घर की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे? in that house। ठीक है जी। तो जब भी हम बात करें क्वांटिटी की, there are 4 rooms in that house, कि उस घर में 4 कमरे हैं। अगर यही बात हम पास्ट की करते हैं कि उस घर में 4 कमरे, तो हम लिखते क्या? there were 4 rooms in that house, उस घर में 4 कमरे। ठीक है जी। तो लॉजिक की बात क्या पता चली कि जब भी आप प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं तो पहले स्टार्टिंग लेवल पर जरा ये कंफर्म रखा करें कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये अलग अलग चीज है। सिंपल और इंडेफिनिट को मर्ज ना करें फिलहाल स्टार्टिंग लेवल पर, सही। जब आप थोड़े यूज टू हो जाए तो फिर शायद मर्ज कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आप में थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है। अभी जो कि आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल अलग करके पढ़ेंगे। सिंपल टेंसेस अलग होते हैं, इंडेफिनिट अलग होते हैं, सही। तो क्या बात क्लियर हो गई कि टेंसेस सिंपल हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? जब हमें स्टेट बतानी हो, किसी भी चीज की स्टेट बतानी हो, इंसान हो, जगह हो, चीज हो, किसी चीज की स्टेट बतानी हो, तो आपने सिंपल का इस्तेमाल करना है। जब आपको क्वालिटी बतानी हो, चाहे किसी इंसान की क्वालिटी है, जगह क्वालिटी है, चीज की क्वालिटी है, किसी भी किस्म के एडजेक्टिव को डिफाइन करना है, तो आपने सिंपल का इस्तेमाल करना है। और जब क्वांटिटी बतानी है तब भी आपको सिंपल टेंस से इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे प्रेजेंट सिंपल करें चाहे पास्ट सिंपल करें। अच्छा, सिंपल से मुराद हरगिज असर्टिव की बात नहीं कर रहा मैं। सिंपल का मतलब सिंपल एक पूरी कैटेगरी पढ़ा रहा हूं आपको, जिस तरह इंडेफिनिट एक कैटेगरी है, कंटीन्यूअस एक कैटेगरी है, इस तरीके से सिंपल भी एक कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, अब जब सिंपल टेंसेस आप बना लेते हैं तो आप देखें सिंपल टेंसेस में असर्टिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं और WH क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको ये वाली चीजें भी बताते हैं, करके देखें। देखिए, अच्छा, नॉर्मली हमारे तालिब थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर इस कहाँ लगना चाहिए, एम कहाँ लगना चाहिए, आर कहाँ लगना चाहिए, वॉज और वर कहाँ लगना चाहिए। देखिए, हमेशा ही के साथ इज लगता है अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो ही वॉज होता है। इस तरीके से शी इज भी होता है, शी वॉज भी होता है, इट इज भी होता है, इट वॉज भी होता है, सही। अगर हम बात करते हैं यू वी और दे के हवाले से, तो यू आर भी होता है, यू वर भी होता है,
वी आर भी होता है, वी वर भी होता है, दे आर भी होता है, दे वर भी होता है। और अगर हम आई के हवाले से बात करें तो आई एम होता है और आई वॉज भी होता है, ठीक है। तो जो तालिब इल्म कंफ्यूज होते हैं उनके लिए हमने ये बातें यहाँ पे लिख दी है कि किसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो अब हम आपको एक और बात यहाँ पे क्लियर करते हैं, जैसे आपने ये देख लिया होगा कि दिस दैट दीज दोज का कॉन्सेप्ट, सही। जब भी कोई चीज आपके करीब है और जैसे पर्टिकुलर अभी एक मार्कर है मेरे पास है तो मैं कहूंगा दिस इज अ मार्कर, लेकिन अगर यही मार्कर दूर रखा हुआ है तो मैं क्या कहूंगा दैट इज अ मार्कर, सही। जब भी सिंगुलर होता है तो दिस और दैट का इस्तेमाल होता है, करीब है तो दिस और अगर दूर है तो दैट। और अगर कोई चीज ज्यादा है करीब में है तो मैं कहूंगा दीज आर मार्कर्स, क्या कहूंगा मैं कहूंगा दीज आर मार्कर्स। और अगर यही मार्कर्स दूर रख दिए जाए तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा दोज आर मार्कर्स। तो लॉजिक क्या समझाने की कि जब भी बात की जाए किसके हवाले से, दिस दैट दीज दोस्त के हवाले से, तो ये डिफरेंस रखा जाता है कि दिस और दैट जो होते हैं वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होते हैं, दीज और दोस्त जो होते हैं वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होते हैं, दिस जो होता है वो नियरेस्ट होता है, सही। और दैट जो होता है वो फार होता है। इस तरीके से दीज जो होता है वो नियरेस्ट होता है और दोस्त जो होता है वो फार होता है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोग को ये वाली बातें क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको इसके कुछ नेगेटिव्स और इंटेरोगेटिव जो है वो बता देता हूं, ठीक है। देखिए अब नॉर्मली हमारे तालिब इल्म बड़ी माइनर सी मिस्टेक करते हैं, जैसे मैं आपके सामने एक जुमला लिखता हूं कि वो मेरा दोस्त है, तो इसको नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, हम कहते हैं कि ही इज माय फ्रेंड। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। और अगर मैं इसको लिख दूं वो मेरा दोस्त नहीं है, नेगेटिव कर दूं, तो मैं क्या लिख देता हूं कि ही इज नॉट माय फ्रेंड, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं क्या वो मेरा दोस्त है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब कुछ बच्चों को ये कंफर्म नहीं होता कि इंटेरोगेटिव वाला कौन सा है और WH वाला कौन सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वाला क्या देखकर व्हाट लगा देते हैं। देखिए मैं आपको एक फर्क बता देता हूं कि इंटेरोगेटिव में और WH में फर्क क्या होता है। देखें क्या वो मेरा दोस्त है और मैं यहां पे लिख दूं कि वो मेरा क्या है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी क्या का वर्ड आ रहा है और यहां पर भी क्या का वर्ड आ रहा है। जब भी क्या शुरू में आ जाएगा तो ये टेंस कौन सा होगा, ये होगा सिर्फ इंटेरोगेटिव। और जब बीच में क्या आ जाएगा तो ये टेंस होगा WH क्वेश्चन, यानी कौन सा वाला, ये व्हाट वाला सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है क्या वो मेरा दोस्त है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे इज ही माय फ्रेंड, सही। और यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन अगर ये वाला टेंस है कि वो मेरा क्या है, तो हम क्या लिखेंगे व्हाट इज ही माइन, सही। तो व्हाट इज ही माइन से मुराद वो मेरा क्या है, सही। व्हाट इज ही माइन। अब यहां जो व्हाट लिखा है हमने, ये क्या सेंस में लिखा है, WH क्वेश्चन के सेंस में लिखा है। अच्छा ये बात तो एक हो गई कि WH की पहचान क्या है। WH वर्ड कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता। जो तालिब इल्म कंफ्यूज हो रहे होते हैं व्हाट में और इंटेरोगेटिव में कि हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें या WH वर्ड से स्टार्ट करें, तो याद रखिएगा जो हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव होगा वो उसमें जो क्या का वर्ड है वो शुरू में होगा, और जो WH क्वेश्चन वाला क्या होगा, WH वर्ड कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता, ये याद रख लेना। यानी अगर जब आप उर्दू में लिख रहे हैं तो कभी भी WH का जो क्या, क्यों, कैसे, सही न, कब, ये शुरू में नहीं आएगा, हमेशा एक या दो वर्ड के बाद आएगा, सही। तो ये वाली बात उम्मीद है आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। फिर भी कोई क्यूरी होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है जी। अच्छा अब हम आपको एक और बड़ी अहम बात बताने जा रहे हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, जो लोग मिस्टेक कर देते हैं। देखिए अब एक जुमला है, जुमला क्या है कि आप कैसे हैं। अब ये जुमला है, ठीक है। मैंने आपको बताया था
अगर WH वर्ड होगा तो उसमें जो WH का वर्ड होगा वो हमेशा बीच में आ जाए, जैसे कैसे। कैसे को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाउ। ठीक है, अब अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे कि आप कैसे हैं, तो हम लिखेंगे हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा वो इस जुमले को कैसे बना देते हैं, वो कह देते हैं हाउ यू आर, ठीक है, और यहां क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो जब भी आप याद रखें अगर कोई जुमला WH क्वेश्चन है तो WH की क्वालिटी ये होती है कि WH वर्ड लिखने के फौरन बाद आपको क्या लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब लगाना पड़ता है लाजमी, ये आपके ऊपर फर्ज है। क्योंकि अगर WH के बाद आप बी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो फिर वो जुमला क्वेश्चन नहीं कहलाएगा। तो सवाल ये, अगर जुमला ऐसे लिखा जाए कि हाउ यू आर, तो क्या ये गलत होगा? जी हाँ, ये सवाल नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, ये जवाब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखिए मैंने सवाल करा आप कैसे हैं, तो सवाल लिखा गया हाउ आर यू। और अगर मैंने जवाब में लिख दिया कुछ इस तरीके से, जैसे किसी ने मुझसे कहा कि सर आप कैसे हैं, तो मैंने कहा भाई जैसे जैसे आप हैं वैसे ही हम भी हैं। तो इसका जो जवाब बनेगा हाउ आर यू का, वो क्या बनेगा, हाउ यू आर। यानी हम बताना ये चाह रहे हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब WH के बाद ना लगाया जाए और कहीं और लगा दिया जाए तो फिर वो सवाल नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, वो जवाब बन जाता है। सही है? जैसे अगर किसी ने कहा भाई कि आप कहाँ हैं, तो कहाँ है अगर सवाल किया जा रहा है तो हम कहेंगे वेयर आर यू। लेकिन अगर जवाब कहा जाए, कोई हमसे पूछे भाई वेयर आर यू, कहाँ हैं आप, तो मैं जवाब में बोलूं भाई जहां आप हैं, तो वेयर यू आर। सही ना? कोई हमसे पूछे भाई आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो हम जवाब में कहेंगे हाउ यू आर, जैसे आप हैं हम भी वैसे ही हैं। ठीक है ना? तो लॉजिक समझाने की ये है कि एक छोटे से हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब को आगे कर देने से क्या हो जाता है, सवाल जो है वो क्या बन जाता है, जवाब बन जाता है। ठीक है जी, देखिए तो जिस तरह आपको ये बात समझ में आ गई कि हाउ आर यू और हाउ यू आर वाली, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि आप कौन है, इस तरीके से, अब ये सवाल है मेरा, तो हम सवाल में क्या लिखेंगे, हु आर यू, क्वेश्चन मार्क। तो ये तो बिल्कुल सही पूछा आपने कि भाई आप कौन है। लेकिन अगर आप सवाल किया जा रहा है कि आप कौन है और आप लिख कर आ रहे हैं कि हु यू आर, तो ये सवाल नहीं होगा बल्कि ये जवाब होगा। और इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप कौन है, इसका मतलब हो जाएगा जो आप है। तो अगर कोई आपसे सवाल करता है कि हु आर यू, मिसाल के तौर पर हम सब इंसान हैं, ठीक है ना, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर हु आर यू, कि आप कौन है, तो मैं जवाब में क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई हु यू आर, जो आप हैं वो हम हैं। तो जब भी हु आर यू कहा जाएगा, WH के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, बेसिकली वो हमेशा सवाल कहलाएगा। और अगर आप हेल्पिंग वर्ब को खिसका देंगे आगे या कहीं और लगा देंगे तो फिर वो सवाल नहीं कहलाएगा बल्कि क्या बन जाएगा, वो जवाब बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम बार बार बी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए अगर जुमला लिखा हुआ है आई एम अ टीचर, सही, अब आप जानते हैं ये जो एम है इसको मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं कहूंगा बल्कि बी वर्ब कहूंगा। और इसकी वजह मैंने बताई थी कि जब तक इसके आगे कोई एक्शन वर्ब ना आ जाए या कोई वर्ब ना आ जाए तब तक ये जो एम है या जो इज है, जो आर है या वॉज है, वर है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएंगे बल्कि बी वर्ब कहलाएंगे। इसको हेल्पिंग वर्ब कहलाने के लिए किस तरह होना चाहिए, जैसे मैं कहूं कि आई एम टीचिंग, यानी अगर आगे वर्ब आएगा तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। और आपको याद होगा हमने बताया था कि बी वर्ब जो होते हैं वो 5 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो 5 बी वर्ब, हमने बताया था इज, एम, आर, वॉज और वर। ये 5 जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बी वर्ब भी कहते हैं। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब तब कहलाएंगे जब इनके आगे कोई वर्ब होगा। जब तक इनके आगे कोई वर्ब नहीं होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएंगे बल्कि क्या कहलाएंगे, ये सिर्फ बी वर्ब कहलाएंगे। ठीक है,
तो देखिए ये आज हमारा एक मुख्तसर सा लेक्चर था जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल डिस्कस किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी है, कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये बड़ा एक अहम चीज हमने आपसे डिस्कस की है कि लोग हेल्पिंग वर्क का फर्क नहीं रखते, लोग आगे पीछे कर देते हैं, सही ना। तो आगे पीछे कर देने से फिर वो सवाल नहीं रहता बल्कि क्या बन जाता है, जवाब बन जाता है। ठीक है क्लास, तो इंशाल्लाह कल यानी अगली क्लास के अंदर हम अगले लेक्चर के साथ आपके साथ होंगे। तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट पास्ट सिंपल करा है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में क्या करेंगे, हम प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।